भाई। तो ये छोटी छोटी बातें, ट्रैफिक में कैसे मैं जल्दी से गाड़ी निकाल के ले जाता हूँ, कितनी जल्दी गाड़ी के सामने स्पीड चलाता हूँ, ये मेरा कौशल होता है। लेकिन इस एक जान की वजह से इस देश को कितने लाभ होने वाले हैं, इसका चिंतन नहीं करता। यानी ये एक नहीं है, अनेक विषय ऐसे हैं। इसीलिए नागरिकता जवाबदेही का अभाव है, और उसके सबसे बड़ा अभाव है स्वायत्तता का, इंडिपेंडेंसी का अभाव, स्वतंत्र भाव का अभाव। फिर मैं उसी पर आऊंगा। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि अंग्रेजी मेरी प्रतिष्ठा का कारण है। आज तक मेरी सांस्कृतिक विकास नहीं हो पाया, मैंने वहां कोई काम नहीं कर पाया, कैसे विकास होगा मेरा? तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं इस पर अगर जाऊं तो रिसर्च और डेवलपमेंट ये दोनों एक ही हिस्से हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए आपको रिसर्च करने पड़ेंगे, और रिसर्च दूसरे की थीसिस से 4 स्लाइड उठाकर छाप देने से रिसर्च नहीं होता है। रिसर्च को कहां से पढ़ा, 4 घंटा बैठ के रिसर्च नहीं होता है। रिसर्च के लिए आपको धरातल पर जानी पड़ेगी। सारे समस्याओं को हम रिसर्च में पहला काम करते हैं, फुटिंग ए फेंस, एक घेरा लगाना होता है। अनेक समस्याएं हैं, एक समस्या को चुनना पड़ेगा और उस समस्या को चुनकर उसके समाधान सोचना पड़ेगा। जिस दिन हम सब रिसर्च करते वक्त रियल प्रॉब्लम पर काम करना शुरू करेंगे, उस दिन देश विकसित हो सकता है। लेकिन कॉपी पेस्ट करने पर बिल्कुल देश विकसित नहीं हो सकता। हम आप जितने भी शिक्षक साथी हैं, हम आज गाइड करेंगे तो हम ये कहेंगे तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, तुम तुम्हारे घर में रुको, हम यहाँ थीसिस आपको 2 लाख रुपया देना, थीसिस दे देंगे। कल 27 तारीख को मेरे यहाँ रिसर्च का इंटरव्यू है, हमने तय किया है 3 ईयर रेसिडेंशियल पीरियड, जो पूरा रहेगा उसी को रिसर्च करने देंगे, नहीं तो रिसर्च करने ही देंगे। इस संकल्प के साथ आपको जाना पड़ेगा। हो सकता है मेरे किसी भाई का, मेरे किसी बहन का पीएचडी छूट जाएगा, लेकिन देश का हित नहीं होगा, देश के माथे पर झूठा पीएचडी नहीं होगा। दूसरा लॉजिस्टिक का सेक्टर है, जिस पर हमने 13 से 14% व्यय करते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ रेट हाई होते हैं, चाइना के रेट कम होते हैं, चाइना के सामान रेट होते हैं। उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत है। साथ में निजी क्षेत्र की भूमिका, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या वो लोग भी, उनकी भी जवाबदेही बहुत कम चलता है। सबसे बड़ा विषय है स्किल डेवलपमेंट, जो बिल्कुल नहीं हो रहा है। हम स्किल डेवलप ओरिएंटेड नहीं है, और विशेष जब स्किल डेवलपमेंट की बात आती है, जो स्किल है, आप वही बात हो रही थी, ब्रेन ड्रेन होता है। जिनको अच्छा आ गया वो विदेश जाना चाहते हैं, और विदेश इसलिए भी जाना चाहते हैं, उसके पीछे और 2 कारण है। 4 बेटे में से अगर एक बेटा विदेश गया, बाप को लगता है वही मेरा अच्छा बेटा है, और 2 बेटा घर में रहकर नौकरी करके उनके पाँव दबाता है कि ये सबसे बड़ा बेटा है। ये हमारी मानसिकता, ये हमारी दृष्टि है। वहां पहुंचने के बाद, बाप मरने के बाद वो भी एम्बुलेंस का बिल वहीं से भर देता है, बाप को देखने तक भी नहीं आता है। लेकिन हमारी पीड़ा देखिए, हमारी पीड़ा देखिए कि हमारे लिए वही बेटा अच्छा है। हमारे पैरामीटर कहां से किस धरातल पर आज हम विद्यमान है? इसलिए मुझे जो ध्यान में आती है, जो अभी तक मेरा विषय शुरू नहीं हुआ है, आप लोगों की अनुमति है तो आगे बोलूंगा। ये तो मैं केवल विकास पर ही बोल रहा हूँ, जो विकासशील और भारत की विकास की बातें कर रहा हूँ, इसी पैमाने पर बात कर रहा हूँ। अभी टीचर एजुकेशन पर आया ही नहीं। इसमें सबसे बड़ी जो समस्या है वो मानसिकता की समस्या है। जब तक यह युवावर्ग, जब तक भारत के नागरिक अपना स्वयं का मानस परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक 2047 क्या, मैं कह रहा हूं 4047 तक भारत विकसित होना मुश्किल हो जाएगा। हमें सुनने में तकलीफ होती होगी, अगर सही है हमें विकसित भारत चाहिए 2047 क्यों, 2033 तक हम विकसित भारत कर सकते हैं। केवल युवा अपनी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है, हमें शिक्षा की व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है। मैं कहता हूं इट इज द प्रॉब्लम ऑफ साइकी, केवल साइकी प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी दूसरी समस्या देशभक्ति, सेवा और समर्पण का अभाव है। अगर मेरे देश के प्रति मेरी भक्ति है, मेरी श्रद्धा है, मेरे ज्ञान को बताने के लिए अंग्रेजी में बोलना जरूरी है। मैं आप सबको बता दूंगा, पिछले वर्ष कोई हो गए यही नित्यानंद प्रधान साहब पिछले बार तक इसी सेमिनार में, इसी हॉल में मैंने उनका आग्रह किया था कि सर, उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप अंग्रेजी नहीं बोलोगे तो आपको कोई विद्वान नहीं कहेंगे। मैंने कहा कि सर आप पहले से विद्वान हैं, आप सिद्ध विद्वान हैं, आप उड़िया बोलने लगे, उड़िया महान होता है। अगर आपको
अंग्रेजी के माध्यम से मेरे विकास हो कि मैं अपने आप को विकसित करके अपने आप को श्रेष्ठ बना के मेरी माँ की सेवा करूं, मेरे माँ को प्रतिष्ठित करूं, जिस घर से आया हूं उस घर को प्रतिष्ठित करूं। सबसे बड़ा विषय मुझे लगता है इसके भी पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हमारी सांस्कृतिक पहचान का अभाव। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा क्या परिचय, गुरु महिमा बोलू नहीं गिरे तो हमारी भाषा है ଆମର ମନେ ପଡୁନି, ଆମେ ଭୁଲିଛୁ ଆଉ ଆଜି ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ନିଜକୁ ନିଜକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଇଂଲିଶ ପଦ ନ କହିଲେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବିଦ୍ୱାନ, ମୋ ବିଦ୍ୱତ୍ତା କେବଳ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମରେ। କ୍ଷମା କରିବ ମୁକେଶ ଭାଇ। तो और एक बात है, आज समस्या नहीं समाधान पर चिंता करने की आवश्यकता है। हम सबको समाधान ढूंढना पड़ेगा, अपने अपने पर्याय से कोई ना कोई एक समाधान हमें देना पड़ेगा और साथ में हमारे समाधान देने और हमारे संकल्पबद्धता के साथ स्वाभाविक रूप से प्रशासनिक जवाबदेही भी पड़ेगी। जिस दिन आप प्रश्न करना प्रारंभ करोगे उस दिन से स्वाभाविक रूप से प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ेगी। थोड़ा सा ये सारी समस्या के साथ ये तो केवल पृष्ठभूमि ही था। मैं भारतीय शिक्षा को, भारत में शिक्षा को दूसरे दृष्टि से देखता हूँ। आप सभी दर्शन का अध्ययन कर चुके होंगे, शिक्षा दर्शन, शिक्षा विज्ञान, शिक्षा प्रौद्योगिकी, इन सारे विषयों का अध्ययन कर चुके होंगे। कई सारे बिंदु हैं तो समस्या है। एक तो मुख्य समस्या है शिक्षा स्वायत्त तो होनी चाहिए, भारतीय पद्धति स्वायत्त यानी किसी भी शासन व्यवस्था के अधीन नहीं होनी चाहिए, शिक्षा से शासन चलनी चाहिए। लेकिन हम सभी उसी के अंतर्गत हैं, मैं भी नौकरी करता हूँ, मैं भी उस शासन से चलता हूँ, इसलिए इस बिंदु को छूंगा। दूसरा बिंदु पर आता हूँ, शिक्षा संस्थागत है, ये बहुत बड़ी समस्या है। शिक्षा का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो हमने किया है ये सबसे बड़ी समस्या है। क्यों समस्या है इसकी बता देता हूँ। इसके आधार हमें टीचर एजुकेशन में क्या करना चाहिए इसका हमें थोड़ा सा ध्यान देना। आज हम कहते हैं कि एजुकेशन फॉर ऑल, शिक्षा कब से होनी चाहिए, शिक्षा मातृगर्भ से लेकर जीवन के अंत तक होनी चाहिए और सबके लिए समान प्रकार की शिक्षा होगी। आप जाओगे इंस्टीट्यूशन में तो सबको समान शिक्षा दी जाएगी, सबको समान सर्टिफिकेट दी जाएगी। और ज्यादा से ज्यादा हमने क्या किया है, प्रौढ़ शिक्षा शुरू किया है, इतना ही बात, इससे अधिक नहीं किया है। अभी थोड़ा सा यूनिटी में सोचा गया है कि बाल वाटिका से लेकर आगे तक के, इसलिए जो टीचर एजुकेशन का सबसे बड़ा काम वो है कि शिक्षा केवल संस्था यानी विद्यालय में यानी महाविद्यालय में शिक्षा होती है, इस बात को हमें भूलना पड़ेगा। शिक्षा होती कहाँ है उसका भी मतलब कह देता हूँ। माता प्रथम गुरु, पिता द्वितीय, माँ पहला गुरु है और पिता दूसरा गुरु है और शिक्षक मानस पिता है। इस बात को ध्यान रखिए। मैं केवल 42 वर्ष का हूँ, मेरे सामने बैठने वाली सारी जो लड़कियां हैं वो लगभग 24-25 साल की लड़कियां हैं, लेकिन मैं उनको ये संबोधन करता हूँ उड़िया भाषा में, माँ और बुढ़ी स्वाभाविक रूप से संबोधन करते हैं, मैं इनको इन भाषा से संबोधन करता हूँ और पहले ही कक्षा में इनको ये जताने का प्रयास करता हूँ कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। हो सकता है आयु का अंतर कुछ भी है, लेकिन मैं शिक्षक हूँ इसलिए मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम्हारे घर में माँ बाप तुम्हारे घर में होंगे, यहाँ मैं तुम्हारे पिता समान हूँ। कोई भी समस्या है मुझे बताइए। सबसे बड़ा विषय मुझे लगता है कि यहाँ से शुरू होनी चाहिए कि शिक्षक मानस पिता होता है। इस भाव से हम कहीं चले गए हैं, जब से शिक्षा संस्था होने लगी है। आप डायरेक्टर को पहचानते हैं, एचओडी को पहचानते हैं। आज मैं एचओडी हूँ, डीन हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत उस बात को समझता हूँ। कई लोग डीन होने के नाते मेरे पास आते हैं, एचओडी होने के नाते पास आते हैं, शिक्षक होने के नाते पास आते हैं। कारण हमने शिक्षा को संस्था कर बनाया। जब तक शिक्षा को संस्था से बाहर निकालेंगे, उसको तो भाव से बाहर निकालेंगे। आज संस्था को यह आवश्यक है कि ये बताना है कि शिक्षा समाज में है, शिक्षा घर में है। प्रत्येक बच्चे का उसका प्रथम विद्यालय उसका परिवार होता है। हर कोई माँ बाप ये तैयार रहता है, चेन्नई मुंबई में आप जाएंगे बड़े बड़े विद्यालय में, वो तो पैदा होने से पहले स्कूल में रजिस्ट्रेशन कर देते हैं बच्चा, क्योंकि उनको मिलता ही नहीं है स्कूल। आप घर में पूछेंगे तो भाई पढ़ाई कितने ने, बच्चा पढ़ेगा कैसे, अब कैसे पढ़ेगा, वो स्कूल नहीं गया है ना, स्कूल जाएगा तभी पढ़ेगा। यानी पढ़ना यानी संस्था। सबसे बड़ी समस्या ये है आज टीचर एजुकेशन में हम हमारे विद्यार्थियों को बताने की आवश्यकता है। तो
अकेला शिक्षक नहीं हो, जो विद्यार्थी तुम्हारे पास आएगा, एनईपी में कहा गया है कि फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात, वो कहां से आएगा? वो जब आपकी कक्षा में आएगा, वो अपने रोने के साथ आएगा, अपने हंसने के साथ आएगा, अपने पुराने अनुभव के साथ आएगा, और रोकर मां को मनाने का जो अनुभव है उस अनुभव के साथ आएगा। आप उसको टैबुला रसा, वो हमें सिद्धांत पढ़ाया गया है, ओरा प्लेट मत समझिए। इसलिए उसका पहला विद्यालय घर है। हमें शिक्षकों को जानना आवश्यक है, परिवार को भी घर बनाने की आवश्यकता है। दूसरी, हमें शिक्षा इसलिए संस्थागत नहीं हो सकती। विद्यार्थी, अभी किसी हमारी बहन थी, वो कह रही थी कि इंग्रजी शिक्षा के बारे में बहन चली गई, कह रही थी कि आपको सुनना है। तो अंग्रेजी शिक्षा से समस्या में कई बार कहता हूँ कि अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स, मेरी पहली नौकरी किसी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में था, जहां अगर अंग्रेजी के बिना दूसरी भाषा बोले तो 1 रुपया फाइन होता था। 2005 की बात बता रहे हैं। उस विद्यार्थी की बौद्धिक विकास होगा, उसकी संकल्पनात्मक कंसेप्चुअलाइजेशन उसका हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? कि स्कूल से निकलेगा, ऑटो वाला तो उसकी मातृभाषा में बोलेगा, उसकी माँ तो उसकी मातृभाषा में बोलेगी, उसकी गांव वाले तो उसकी मातृभाषा में बोलेंगे, दुकानदार तो मातृभाषा में बोलेगा। तो आप केवल कंटेंट टीचर होकर अंग्रेजी बोलेंगे, अंग्रेजी का बिना दूसरी भाषा बोला तो उसकी पिटाई होगी, उसको फाइन लगेगा। उसकी कंसेप्चुअलाइजेशन नहीं कर दिया हमने, उसकी बौद्धिक विकास को समाप्त कर दिया हमने, और भारत विकास कैसे करेगा? तो इसलिए हमारे मठ में, हमारे मंदिरों में, हमारे समाज में, हमारे प्रत्येक सामाजिक संगठन में शिक्षा है, व्यवहारिक शिक्षा, जीवन की शिक्षा, जीवन पर्यंत की जो शिक्षा की अपेक्षा किया है। इसीलिए मैं अभी हमारे विभाग में एक नया विभाग खोलने का इस प्रस्ताव दिया हूं कि लोक की शिक्षा, लोक में शिक्षा। इस समाज में भी अनेक शिक्षा है, उस शिक्षा को प्राप्त करना। केवल थ्योरी पढ़ाते वक्त तो हम कह देते हैं फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, केवल यही पढ़ाते हैं। बाकी एजुकेशन के लिए कहीं सुযোग है? आपकी संस्था उसकी अनुमति देती है? उसके लिए आपने कहीं उसके लिए क्रेडिट्स रखे हैं? नहीं। तो इसलिए शिक्षा को संस्था से बाहर करना ये बहुत बड़ा काम। दूसरा, सबसे बड़ा लक्ष्य, छोटा बच्चा पैदा होता है, बेटा क्या नौकरी करेगा? अभी हमारी बहन है, अभी उस बच्चे की थोड़ा सा बच्चा है, बच्चे पता नहीं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो हमारी बहन ये पूछेगी क्या नौकरी करेगा बेटा? मतलब शुरुआत से ही नौकर बनाना है, इस मानसिकता से हम लगे हैं। मालिक कब बनेंगे भाई? शिक्षा का लक्ष्य अर्थार्जन है, ये मानसिकता लेकर चले हैं, इसलिए पैसा नहीं कमाता है। हमारे घर में 2 इंजीनियर हैं, मेरे साला और मेरे भाई। पढ़ाई में खर्चा करते हैं 6.5 लाख, एडमिशन में 6.5 लाख, लगभग 4 साल की पढ़ाई में 12 से 15 लाख खर्चा किए, शुरुआत में नौकरी किए 12,000, और सिक्योरिटी गार्ड उससे कमा रहा था 15,000। अब शिक्षा अधिक हो जाएगी तो यही स्थिति होगी। बिना स्किल के बनेंगे ऑटोमोबाइल इंजीनियर, सीखने कहाँ जाते हैं? 6 साल की ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गई, और कहाँ? अफसोर में जाइए, जब कार्ड बनाते हैं। काम कौन करेगा? कोई चौथी में, क्योंकि इनके पास इनके पास कागज है। शिक्षा का लक्ष्य अर्थार्जन है, केवल इतना भर, अर्थ जीवन का सार सर्वस्व नहीं है। हमारे शिक्षा का लक्ष्य क्या था? अगर दर्शन आप पढ़े होंगे, क्या कहते हैं? सा शिक्षा या विमुक्ते, सा विद्या या विमुक्ते, द्वे विद्ये विदितव्ये परा पराच। 2 प्रकार की विद्या व्यक्ति को आनी चाहिए, एक परा और एक अपरा। परा विद्या क्या है? मेरी एक्सिस्टेंस क्या है समझना है, who am I, where I am from। ये बॉडी है, आई एम बॉडी सेल्फ। मास्लो अगर पढ़े होंगे, पहले ही सिद्धांत का रूप है, आई एम बॉडी सेल्फ। भारत में टाइगर क्या है? थोड़ा सा कम भाव है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा हाइट नहीं है, छोटा है, कुछ ज्यादा मोटा नहीं, ज्यादा मोटा नहीं, बस यही है भारत। जिस दिन चला जाएगा कौन गया भाई? नहीं, भारत पढ़ा है तो पढ़ा तो है, फिर गया कौन? हमें ये समझ में नहीं आ रहा है हुआ है। इसकी वजह से हमने शिक्षा का लक्ष्य को समझ लिया केवल अर्थार्जन, जबकि हमारे शिक्षा का लक्ष्य क्या था? अगर वो हमें समझ में आ गया तो निश्चित रूप से दोनों विद्याओं की प्राप्ति करेंगे। एक तो पराविद्या जिस दिन हो जाएगी,
हम उस दिन भी अपराविद्या की हो जाएगी। अपराविद्या में भी हमारे कम नहीं थी। कई बार कुछ लोग मुझे कहते हैं इतनी भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हो, कोट सूट क्यों पहनते हो? कोट सूट क्या है? हमारे जो उपनिषद रचना की जा रही थी उस समय दूसरे देश में कपड़े तक नहीं पहनते, कपड़े हमने भेजा है, धागा बुनना हमने सिखाया है, तो कपड़े पर किसी की राइट्स नहीं है, हमारी राइट से पहले। हमारे राजा महाराजाओं ने सिल्क ही पहनते थे, इसलिए ये मत सिखाइए कि हमारे कौन सी कपड़े कौन पहनेगा। हम भी परिवेश के अनुसार कहीं धोती कुर्ता भी पहनते हैं और शिवलिंगा में रहेंगे तो कोट पहनना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि हर काम अगर धर्म के अधीन रहे, या धर्म यानी सस्टेनेबिलिटी, फिर धर्म यानी हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख नहीं है, इस पर मत बांटिए। मैं केवल कई बार उस पर जाऊंगा तो फिर विषय चला जाएगा। धर्म मात्र हिंदू है, ईसाई रिलीजन है, इस्लाम मत है, कोई दूसरे एक दूसरे के साथ कोई किसी का तोड़ नहीं है, सब अपने आप में महान है, सबकी तुलना नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिला के शिक्षा का लक्ष्य ज्ञानार्जन है। ज्ञान यानी ज्ञान की भी कई कोटियां हैं। ज्ञान क्या है? जब तक ज्ञान मन में है तो अनुभूति है, हाथ में आ गया तो स्किल है। वही बुद्धि में चला गया तो वह निर्णय है, वह विश्लेषण है, वह परीक्षण है, विज्ञान का स्तर है। उससे ऊपर चला गया तो एक्चुअलाइजेशन है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज। आप जिसको कह रहे हो इंफॉर्मेशन, वो केवल मन तक है, उसकी आगे का लेवल नहीं है, वो स्किल नहीं है, आपके हाथ में भी नहीं आ रहा। आपको बहुत पता है ड्राइविंग कैसे करना है। मुझे किसी ने कहा कि ड्राइविंग सीखने का वीडियो गेम चलाओ, यू करो तो गाड़ी चलाना सीख जाओ। उसके बाद गाड़ी में बैठा है तो एक्सीलेटर दबाओ तो ड्राइवर के साथ चल जाएगा। वीडियो गेम चलाने का कार चलाना सीख जाओगे। वो स्किल आपको आनी पड़ेगी, कब क्लच दबाना है, कब ब्रेक दबाना है, उसके साथ कब गियर डालनी है, कितने स्पीड में ले जानी है, वो सारी स्किल है। आपकी बॉडी का मूवमेंट भी उसी के साथ, गति के साथ भी आपको ध्यान देना होगा अपने समाज में। तो इसीलिए शिक्षा का लक्ष्य अर्थार्जन नहीं हो सकता। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या फिर घूम फिर कर उसी पर आ रहा है, आधुनिकरण यानी आधुनिकता यानी यूरोप वाले जो कह रहे हैं वही आधुनिकता है। अब ये आधुनिक शब्द अपना है, अधूना वर्तमान शब्द जो है अपना है, लेकिन जो सब कुछ यूरोप से है वो सारे आधुनिक है। और इसके साथ साथ हमने यूरोपीय जीवन दृष्टि को भी अपने साथ में शुरू किया, और जिसके साथ हमने भारतीयता की प्रतिष्ठा को समाप्त कर दिया, अपने अस्तित्व को समाप्त कर दिया। हर यूरोप की चीज। अब मुझे बताइए एआई आज चलेगा, अगर और 10 आप सभी एआई का यूज कर लेंगे, आपके दिमाग में गोबर, आप सीधा एक सीधी एप्लीकेशन भी नहीं लिख पाएंगे। आप भोजन करने से पहले एआई पर जाना पड़ेगा, कैसे लूंगा, इंफॉर्मेशन आएगा कि पहले ऐसे लेना है, उंगलियों को चेंज करना है, पकड़ना है, हाथ उठाना है, उसके बाद कितने डिग्री में फोल्ड करना है, उसके बाद कितने डिग्री लेने पर मुझे आएगा, ये भी है बताएगा, तब आप भोजन करेंगे, उसके भी आप भोजन भी करेंगे। इसलिए आधुनिकता को स्वीकार करना और आवश्यक जिन चीजों को है, तो ठीक है आज एआई की आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता है उसको उतना स्वीकार करना है, लेकिन इतना मूढ़ नहीं हो जाना है कि जो विदेशी है वो सब कुछ अच्छा है। यहाँ बैठे हैं सिगमंड फ्राइड पढ़े बस क्या बोलता है, लॉस्ट एंड लिबिडो व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण करता है। शिक्षक को तो थोड़ा बताइए, आप सभी कक्षा में पढ़ाते हैं लॉस्ट एंड लिबिडो, कामेच्छा। फिर उसको थोड़ा अपने सब भाई बहन मुझे लगता है कईयों को है, मेरे शब्दों पर कुछ अन्यथा नहीं विचार करेंगे। कामेच्छा को हम कुत्ते, बैल, भैंस को देखें रास्ते पर, वो जिस प्रकार के व्यवहार करते हैं वो कामेच्छा है। और हमें सिखाया सिगमंड फ्राइड, हमें कक्षा में पढ़ा रहे कि कामेच्छा व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण करता है। मैं भारत में बताता हूँ, यहाँ कई लोग होंगे जो घर में 4 बच्चे, 5 बच्चे होंगे। मैं भी 4 भाइयों में से एक भाई हूँ, एक ही कमरे में हम बड़े हुए, लेकिन मैंने कभी मेरे माता पिता को हाथ पकड़ते हुए नहीं देखा है। यहाँ काम व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्माण करता है, कामेच्छा व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्माण नहीं करता, लेकिन किस गुणवत्ता के कारण हमारे सिगमंड फ्राइड को सिद्ध करते हैं, उसी को पढ़ाते हैं। क्या इतनी बेचैनी का काम नहीं है? यानी जो विदेश में है, जो आधुनिक है, वो सब कुछ सत्य है। इस मूढ़ता के साथ किसी विषय को रखना, किसी विषय को स्वीकार करना मुझे लगता है
ये भारत के विकास के पात्र है। अभी थोड़ी देर पहले आपको विषय रखा था, एक सबसे बड़ा विषय इस व्यवस्था के कारण जो सबसे बड़ा विघटन हुआ है वो है छात्र शिक्षक संबंध परोक्ष हो गया है। मेरे विद्यार्थियों के साथ मेरा संबंध कैसा होगा ये संस्था तय करेगा, यूजीसी तय करेगा, मिनिस्ट्री तय करेगा, जिसके कारण आज शिक्षकों के ऊपर कोई भरोसा नहीं रह गया। पहले आप लोगों को याद होगा, अपने हाथ में पिता, जो लोग थोड़े से उम्र ज्यादा है वो लोग अपने हाथ में पिता अपने बच्चे को लेकर शिक्षक के पास छोड़ आता था और कहता था आज के कारण ये दोनों छोड़कर पूरा ये तुम्हारे बेटा है, जितना चाहे दे देना। आज अगर आपने बच्चे का कान पकड़ लिया, शिक्षक तुरंत आगे आपके नाम पर एफआईआर हो जाएगा। इसके पीछे कारण हम व्यवस्था का अधिक आगे आप अपने बेटे की तरह उस बच्चे को पालना शुरू कर दीजिए, उसके बाद कुछ नहीं करेगा। ये मेरा 17 वर्ष का अनुभव है। आज मेरे कई विद्यार्थियों का विवाह मैंने कराया है, उनके घर में एक भी प्रश्न नहीं करते हैं। आप तो कान पकड़ने की बात करते, मैं कहता हूँ मेरा विद्यार्थी अगर पसंद कर लिया इस लड़की को, मुझे शादी करके अपने घर से पहले मुझे कहता है कि सर आप ये काम करा दीजिए, और मैं कहता भी हूँ तो उसके घर वाले स्वीकार करते हैं। इसके पीछे कारण एक ही बात है, मैं अपने पुत्र समान उस विद्यार्थी को मानता हूँ जो मानुष पुत्र का विषय है। तो इसीलिए विद्यार्थी और शिक्षक के मध्य जो संबंध, फिर कह रहा हूं टीचर एजुकेशन का सबसे बहुत बड़ा मुद्दा है, वो है आत्मीयतापूर्ण संपर्क। केवल आत्मीयतापूर्ण संपर्क नहीं, आत्मीय का संपर्क मेरा अपना बेटे से भी ज्यादा है मानस पुत्र। उस दृष्टि से जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक इस विषय को हम नहीं कर सकते। समस्या यही है कि हम सभी एक व्यवस्था से बंधे हैं और व्यवस्था का सूत्र किसके पास, किसी और के पास। पढ़ाना मुझे, और क्या पढ़ाना कोई तय करेगा, और कैसे पढ़ाना कोई तय करेगा, फलाने मेथड से आपको करना है। भाई मुझे आती नहीं है वो मेथड, नहीं आपको उसी मेथड में करना। प्रेस्क्राइब्ड हैंड बुक्स हमें दिए जाएंगे तो उसी पर हम काम करेंगे। कई बार अभी जिक्र हुआ है, क्या हम कहते हैं कि टीचर इज ए फैसिलिटेटर एंड स्टूडेंट विल लर्न हिमसेल्फ। दुकानदार है, फैसिलिटेट करेंगे, क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिविज्म। मतलब समझे, आप हंसते हैं, मुझे नहीं लगता है कि आप विचार करते हैं। हमारे ऊपर थोप दिया गया, आप ले जाएंगे। मैं आज भी मुझे याद है, शायद आप सड़की जी को जानते होंगे, दिवाकर सड़की जी 2017 में एक सेमिनार में हम लोग थे। उसी सेमिनार में मैंने कहा था, जब कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हो रही थी, मैंने कहा था जानने से पहले मानना जरूरी है। जो लड़का किसी शिक्षक को मान लेगा, उसके मुंह से हर एक शब्द इसके कान में गूंजते रहेंगे, जीवन भर गूंजेंगे। आज भी मेरे प्राथमिक कक्षा में किसी शिक्षक के हर शब्द मेरे कान में गूंज रहे हैं, क्योंकि मैं उनको मानता हूं। ये मेरी संस्कृति है, मेरे भारत की अपनी पद्धति है। कोई भी विधि हमारे ऊपर थोप दिया जाएगा और हम उसको स्वीकार कर लेंगे। और सबसे बड़ी समस्या तो हम शिक्षा की जब बात करते हैं कि निर्जीव प्रक्रिया है आज की शिक्षा तो सजीव प्रक्रिया है। एक सजीव व्यक्ति से दूसरे सजीव व्यक्ति को, एक सजीव व्यक्ति से दूसरे सजीव व्यक्ति को जब ज्ञान संचारित होता है तो स्वाभाविक रूप से सजीवता है। आप मुझे सुन रहे हैं इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आप लोगों की आंखों में मैं उत्साह देख रहा हूं इसीलिए बोल रहा हूं। ये सजीव प्रक्रिया है, निर्जीव हो ही नहीं। काला नीला पीला हरा पीपीटी में कोई भी विषय रख दो वो समझने नहीं आएगा। मुझे लगता है कि ये विषय में आप लोगों तक पहुंचाऊं, मैं मेरे अंतःकरण से अपनी आत्मीयता के साथ में कहा रात भर नहीं सोया, मैंने इस विषय का चिंतन किया। मुझे लगता है कि शायद किसी भाव से मैं विषय रख रहा हूं, शायद इसलिए आप सुन रहे हैं। इसलिए शिक्षा सजीव व्यवस्था है। तो इसलिए ये शिक्षा का तंत्र है। बहुत ज्यादा समय मुझे लगता है कि समाप्त करना होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं कहूँ कि ये सारे विषयों पर जब सोचते हैं, विचार करते हैं, ध्यान में आता है वो तो कहे कि कैटरपिलर से बचत है। मैं तो कहता हूँ कि पूरा नया, दूसरा उदाहरण देता हूँ कि उल्टी पटरी पर चढ़ी ट्रेन, आपको जाना है चेन्नई, मुंबई को चढ़ी ट्रेन में चढ़ गए
और वही आप कितने भी बॉगी चेंज करने लगे, आप चेन्नई नहीं पहुंचने लगे, आप मुंबई ही जाएंगे। इसलिए आपको ट्रेन से उतरना पड़ेगा, दूसरे दिशा में जाने वाली ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं बटरफ्लाई नहीं, कैटरपिलर से बटरफ्लाई की बात नहीं करता हूँ, मैं ट्रेन से उतरने की बात कर रहा हूँ। ये पूरी व्यवस्था को तोड़कर दूसरी व्यवस्था करेंगे, कभी ना हम किसी विषय पर पहुंच सकते। इसीलिए कुछ बातें हमें मंत्र के रूप में स्वीकार करने होंगे। मेरे शिक्षक बंधु, मेरे विद्यार्थी बंधु, आप सभी कल विद्यालय में जाएंगे, मैं आप सबसे कुछ संकल्प की अपेक्षा करता हूँ। आप क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, उस पर मैं जिक्र नहीं करता हूँ। मैं स्वाभाविक रूप से 17 वर्ष से पढ़ा रहा हूँ। मुझे जब कोई पूछते हैं कि आप बीएड में पढ़ाते क्या है, उनका कुछ नहीं पढ़ाते। क्या पढ़ाएंगे? हमारे पास आने वाले ऑल आर मास्टर्स एंड ग्रेजुएट्स, दे आर मास्टर इन देयर सब्जेक्ट। आपको गणित कैसे पढ़ानी है मैं क्यों बताऊं, लेकिन जिस दिन आप ये समझ लेंगे मेरे बच्चे को गणित आनी चाहिए, कैसे पढ़ानी है आपको आ जाएगी। आप उस बच्चे को अपना बच्चा समझ लें, आप अपने आप को उसकी मां की भूमिका में। मेरे पास एक पीएचडी चल रहा था, बंगाल से एक लड़की थी, उसने प्राथमिक शिक्षा पर काम करना शुरू किया। पैरामीटर की बात पूछी, मैंने कहा श्रेष्ठ प्राथमिक शिक्षक कौन है? उसने बताया कि बहुत सारे जैसे डेफिनेशंस डेफिनेशंस पहले आप पूछेंगे डेफिनेशन मतलब अंग्रेजी वाला है तो अंग्रेजी डिक्शनरी आप सब जानते हैं कौन सा, फिर उसका उस डिक्शनरी में उसका डेफिनेशन क्या कहता है, उनकी संस्कृति भिन्न, उनकी दृष्टि भिन्न, उनका जीवन दृष्टि भिन्न, उनका व्यवहार सूत्र भिन्न, वो डेफिनेशन देंगे। उस डेफिनेशन को हम स्वीकार करके मैंने एक डेफिनेशन दिया। सबसे श्रेष्ठ प्राथमिक शिक्षक कौन हो सकता है? जो अपने गोदी पर उस बच्चे को बैठाकर अपने पद में उसके नाम पूछ सकता है, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो इसलिए शिक्षा कभी व्यक्तिगत नहीं। मैं कितना शिक्षित हूं, मैं कितना जानता हूं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। शिक्षा राष्ट्रीय होती है। आप कितने बेहतर हैं इससे मतलब नहीं, आप इतने महत्वपूर्ण है, आपके पास विद्यमान ज्ञान पद्धति से अपने राष्ट्र का क्या किया है ये महत्व। इसी संकल्प से मेरे शिक्षक बंधु बैठे हैं और आगे जाने वाले शिक्षक हैं। मेरे शिक्षक की 4 रोटियां बताता हूं, थोड़ा सा समय अधिक ले रहा हूं, शायद 1 घंटा होने को आ रहा है, लेकिन इतने अच्छे सुनने वाले श्रोता है तो अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं, अपने विचारों को। शिक्षक 4 प्रकार के होते हैं। मेरा शिक्षक कंटेंट टीचर, रात भर किताब पढ़ा और आके सुबह किताब को पढ़ दिया। लो जो पढ़ाता हूँ सब बहुत सुंदर, और हम सबने भी तालियां बजाई, पीपीटी देखे, सारे पॉइंट्स में जो किताब में पढ़ा है। और इवैल्यूएशन वैसा ही करता है, किताब से एक इधर उधर हुआ, मन से लिखा तो ठीक घटिया हो गया। मन का प्रयोग नहीं करना, बुद्धि का प्रयोग नहीं करना, जो पढ़ा है वही लिखना। दूसरे प्रकार के शिक्षक वो ये दूसरे प्रकार के शिक्षक। पहले प्रकार के शिक्षक भी बेहतर वाले। अभी सब 2004 में मेरे साथ भी कई लोग बीएड पास किए और उन्होंने शिक्षक बन गए 6,000 में 6 साल है, 6,000 में 6 साल, उसके बाद परमानेंट हो गए। और वो कैसा है, सुबह 10 बजे जाएंगे, 4 बजे आएंगे, बीच में क्या हुआ उसका कोई हिसाब नहीं। 7 बजे के बाद रोजे का दुकान, सुबह गायब होंगे, खेती होगा, 2 ट्रक भी खरीद लेंगे, माइंस एरिया में हम माइंस एरिया से आते हैं, 2 ट्रक खरीदे, सारी व्यवस्था उसकी लगी है। नौकरी के लिए पैसा नहीं, बाकी जाए दुनिया तो नहीं। वेतन वो भी शिक्षक को किसी के नहीं होते। दूसरे प्रकार के शिक्षक जिसकी बात बताया कंटेंट टीचर, मोस्ट ऑफ शायद ये 70% है। आप उनमें से अलग रखना चाहें तो आज से कर लीजिए। किताब पढ़े दूसरे दिन किताब देती है। और एआई आने के बाद फिर ऐसे शिक्षकों की तो ऐसी की तैसी, उनको एक भी नहीं पूछेगा, क्लास में बता देंगे सर आप गलत बोल रहे, बैठ जाइए, अब से ज्यादा हम जानते हैं, हमारा ये समस्या आने वाली, श्रद्धा खत्म हो जाने वाली और अराजकता आने वाली। इसलिए आप तय करिए शिक्षक शिक्षा को किस दिशा में ले जाएंगे। और तीसरे प्रकार के शिक्षक है छात्र शिक्षक। छात्र शिक्षक यानी छात्र का शिक्षक, तो ठीक है मुझे आता नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मेरे छात्र को मुझे कैसे कैसे करके पढ़ाना है, मैं थोड़ा बहुत उसके लिए पढ़ लूंगा, उसके लिए ठीक कर लूंगा, उसके बाप से आग्रह करूंगा, उसको समझा दूंगा, उसको बुझा दूंगा, थोड़ा बहुत अपने जेब से उसके लिए करूंगा, यानी छात्र ही उसका प्राण है।
और चौथे शिक्षक होते हैं राष्ट्र के शिक्षक। वो कंटेंट पढ़ते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं हिंदू ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन सिग्मंड फ्राइड को पढ़ाते वक्त तो बिल्कुल कहूंगा कि वो गलत है। क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ाते वक्त कहूंगा ठीक है, कंडीशनिंग का भाई किताब में लिख देना, लेकिन हम कुत्ते नहीं है, हमारे कुत्ते के जैसा लाभ नहीं आता है। आप बताइए, आपके शिक्षक बहुत ज्यादा भूल लगे, आपके शिक्षक के टेबल पर रखा हुआ खाना खा लेंगे, बहुत ज्यादा भूल लगे, कोई विद्यार्थी खा लेगा, कुत्ता खा लेगा, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग वैसी है। पढ़े ना क्लासिकल कंडीशन, चिंपांजी बस पढ़ाते जा रहे हैं, हम पढ़ते जा रहे हैं, हमारे पास उदाहरण नहीं है, हमारे पास प्रयोग नहीं है। आज टीचर एजुकेटर्स को जरूरत है कि आज प्रयोग करके दिखाइए, विद्यार्थी को लेकर प्रयोग करके दिखाइए, अपने समाज में कई सारी समस्याएं हैं, इसके ऊपर प्रयोग करिए। मैं फिर वही कह रहा हूं कि मेरे राष्ट्र के लिए योग्य नहीं है, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अभी मैं आया तो मेरे सामने एक विषय आया, वुमेन एजुकेशन, वुमेन स्टडीज एंड इंक्लूसिव, जेंडर स्टडीज एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन की बात जब आती है तो रेडिकल फेमिनिज्म, लड़के को लड़की के साथ समान होना है, बाल काटना है, जिन पे टी शर्ट पहने लगा लड़का लड़की समान है। अरे होते होंगे तुम्हारे वहां, क्योंकि तुम्हारे वहां 7 दिन में ईश्वर ने समाज की रचना की, विश्व की रचना की, और 7वें दिन में नारी को उपभोग करने के लिए ले दिया। लेकिन मेरे यहाँ तो अर्धनारीश्वर की कल्पना है, मेरे यहाँ तो नारी और पुरुष दोनों एक सिक्के के दो पहलू है, एक रथे के दो पहिए हैं, एक के बिना दूसरे नहीं चलते। तो तुम्हारे लिए क्यों हमारे यहाँ नारी पुरुष की लड़ाई कर, संघर्ष कर? मैंने बदल दिया विषय, तो फिर बात कह रहा हूं, मेरे राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में जो गलत है उसको नहीं करने वाला राष्ट्रीय शिक्षक होता है। वो विद्यार्थी को प्रेम करता है, उसको वेतन भी मिलेगी, ऐसा नहीं कहता हूं उसको वेतन नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी प्राथमिकता राष्ट्र होता है, राष्ट्र के लक्ष्य होता है। ऐसे शिक्षक आत्म निर्माण करने की आवश्यकता है, और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की आवश्यकता है। राष्ट्र की संकल्पना क्या है, फिर उस पर आएंगे तो राष्ट्र की प्रजा, राष्ट्र की भूमि, राष्ट्र का जलवायु और उसकी संस्कृति, उसका जीवन दर्शन लंबा विषय है, फिर राष्ट्र पर भी बात करेंगे, इससे पर भी जा सकते हैं। दूसरी समस्या है साक्षरता और शिक्षितता। हम सभी थोड़ा सा विचार करें कि साक्षर नहीं कि शिक्षित है। मैं थोड़ा सा अंतर कर देता हूं, साक्षर यानी विद्वत्पूर्ण भाषण देने वाले, बहुत बढ़िया भाषण देते हैं, 1.5 घंटे बोलते हैं, और साथ में बहुत सुंदर लिखते हैं, और चरित्र का कुछ भी करें, हाथ करने पर 4 सिगरेट लगाए, किसी स्त्री को किसी दृष्टि से देखें, कुछ भी कर रहे, वो अच्छा भाषण देते हैं, वो बहुत बड़े विद्वान भाषण अच्छे देते हैं। अपने घर में जाके अपने माँ के प्रति कैसे व्यवहार करें, अपने पति के साथ कैसे व्यवहार करें, समाज आपको देखता है। आप अपनी माँ के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, हम शिक्षकों को समाज में मास्टर करता है, कर दिया तो क्या होगा? तो इसलिए हम शिक्षक असीधारण व्रत को पालन करते हैं। मंच पर मैं कहता हूं, सबसे अगर विश्व में कोई बड़ा अपराधी है तो हम शिक्षक हैं, क्योंकि दूसरा कोई बोलता नहीं है। जो व्यापारी भ्रष्टाचार करता है, 2 रुपए में खरीद के 8 रुपए में लेता है, झूठ बोलता नहीं है कि कितने में खरीदता है, आप उसका देखिए, वो नाम करके कर देगा, बोलेगा नहीं। लेकिन बोलने वाले हम हैं, मंच पर खड़े होकर अच्छी अच्छी बातें, और ठीक मंच से उसकी सारा विपरीत, जैसे मैंने कहा कि प्लास्टिक के ऊपर यहाँ खड़े होकर सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे, पर्यावरण की बात करेंगे, उधर निकला तो मुझे एकदम बिस्लरी वाला पानी चाहिए, नहीं तो नहीं आऊंगा आपकी। मैंने अपने संस्था में कर दिया है, चाहे पैसा चल रहा है, चाहे प्रधानमंत्री आए, ग्लास में पानी दिया जाएगा, प्लास्टिक बोतल बंद हो जाएगी। व्यवहारिक में हमें लानी पड़ेगी। मैं विद्वत्ता के जैसे मैंने कहा कि वो क्रूर हो सकता है, वो स्वार्थी हो सकता है, वो किसी भी प्रकार के व्यवहार हो सकता है, लेकिन भाषण अच्छा देता है तो ये विद्वान है। पीएचडी किए डॉक्टर साहब, नहीं बोलने से गुस्सा आता, मुझे डॉक्टर बोलेंगे, प्रोफेसर बोलेंगे, प्रोफेसर हूँ, मेरे लिए अच्छी कुर्सी, प्रोफेसर हूँ, डिग्री। लेकिन इसके विपरीत शिक्षित कौन है? शिक्षित कौन है कि सृष्टि के प्रयोजन जो है, इस विश्व की आवश्यकता क्या है, वास्तव में इस समाज की आवश्यकता को ध्यान में रखकर, सार्वजनिक हित को दृष्टि में रखकर जो विवेकपूर्ण व्यवहार करता है वही शिक्षित है। साथ ही साथ अपने इंद्रियों को बस में रखता है, मन तक करता है कि भोग लगे आपका सभी खा लो, ये शिक्षितता तो है नहीं। फिर मंच पर खड़े होकर सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे,
इसलिए अपने इंद्रियों को बस में रखना और स्वस्थ होना। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि इस सिलेबस का खुद लगाता हूँ और आप 42 साल में चाहे लोग कहते हैं कि ऐसे मत कहिए कोई रोग नहीं, शरीर साधना करता हूँ भगवान उपास आवश्यक है। मेरे गेट विद्यार्थियों को उधर 4 आइए लड़ने के लिए तैयार, कराटे बिना सिखाओगे साथ में 4 साइड पे लड़ सकता हूँ, नहीं तो जानते हैं। तो और सबसे बड़ा विषय है समाज आप पर भरोसा करता है क्या? आपकी विद्या पर समाज भरोसा करता है क्या? आपको रेफरेंस के तौर पर लेता है क्या? आपको पूछता है क्या? तभी आपकी विद्या का मोल है। अदरवाइज आप शिक्षित नहीं है, आप केवल साक्षर है, उच्च से उच्च कोटि के साक्षर है, 4 डिग्री आपके नाम पर होंगे। अगर आपको समाज पूछता नहीं है, आप समाज को मार्गदर्शन देने लायक नहीं है, फिर आप शिक्षित नहीं है। आज मुझे लगता है शिक्षा के इस कोटि को टीचर एजुकेशन के रूप में हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ा विषय है शिक्षा बुद्धिनिष्ठ नहीं है, आत्मनिष्ठ है। और ज्ञान व्यक्ति के अंदर विद्यमान है, इसीलिए कहा जाता है श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धा है, निष्ठा है, इसीलिए व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। किताब है इसीलिए नहीं, पीपीटी है इसीलिए नहीं, भौतिक संसाधन है इसीलिए नहीं, एसी है इसीलिए नहीं। आपकी श्रद्धा है तो एकलव्य गुरु से दूर रहकर भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसीलिए जो ज्ञान है ये आत्मनिष्ठ है। ये सब इसके व्यवहारिक स्वरूप को आज हम सब टीचर एजुकेटर्स को, हमारे शिक्षक को, क्योंकि हम 2 से 4, 4 से 16, 16 से इसकी बहुगुणित करने वाले हम ही लोग हैं, वर्ग गुरुवा। क्योंकि हमारा एक विद्यार्थी रहेगा, अपना एक विद्यालय संभालना। तो इसलिए आज टीचर एजुकेटर्स को बड़े सावधानिता के साथ हर एक विषय को रखते हुए हमें आज इस चैलेंज को स्वीकारना होगा और भारत को विकसित, श्रेष्ठ और विश्वगुरु जो भी सारी बातें की गई, इसके लिए आज जो शिक्षा व्यवस्था है, इस शिक्षा व्यवस्था को भारत के अनुकूल शिक्षा व्यवस्था और साथ ही साथ जो वर्तमान में विद्यमान है इसको देशानुकूल और युगानुकूल यानी कंटेम्पररी हम जिस बात को कहते हैं, 3 बातें हैं, इसको ध्यान में रख सकते हैं। मंत्र, तंत्र और यंत्र, ये तीनों बदलने की आवश्यकता है। मंत्र है हमारा विचार और दृष्टि, ये हमारी स्पष्ट होनी चाहिए। हम भारतीय हैं, हमारे भारत की दृष्टि कैसी है, विभिन्न विषयों का स्वरूप कैसा है। जैसे मैंने कहा कि नारी शिक्षा का स्वरूप क्या हो सकती है। हमारे यहाँ नारी यानी यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, हम नारी पुरुष की संघर्ष नहीं खड़ा कर सकते। हमारे देखने का दृष्टिकोण स्वाभाविक हो सकता है। हमारे यहाँ समाज कहने से क्या है, समाज का सबसे लघुतम इकाई परिवार है। हमारे यहाँ सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी नहीं है, हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। उनका जैसा चल रहा है हम उसको आक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन उनके आधार पर अपना नहीं करेंगे, अपना विचार और अपनी दृष्टि स्पष्ट रखेंगे। ये पहला विषय है कि हमारा मंत्र जो है अपने भारतीय विचार पर मंत्र होना चाहिए। और तंत्र यानी शिक्षा विषय जितने भी नियम हैं, जितने भी कानून हैं, जितने भी व्यवस्था है, नियुक्तियां हैं, परीक्षा है, प्रवेश है, इन सारी चीजें जो है इनकी भी हमारे दृष्टि से होनी चाहिए। विद्यार्थी आता है उनकी तरह हम ग्राहक विद्यालय में आया तो एक ग्राहक आ गया, ऐसा नहीं। विद्यार्थी आ रहा है तो फिर वो मानस पुत्र के संकल्पना के साथ शिक्षक विद्यार्थी पर स्वीकार करना और उस भाव से स्वीकार करना, उसकी पालन पोषण पुत्रवत करना। संस्कृत में एक शब्द है पुत्रीयते, पुत्रीयते यानी पुत्रवत जिसको देखा जाता है वो पुत्रीयते, ये वो छात्र के लिए प्रयोग किया जाता है। इसीलिए वो तंत्र के माध्यम से और अर्थव्यवस्था हम शिक्षा इसलिए नहीं चलाते हैं कि पैसा कमाएं। आज कई सारे संस्था हैं, शिक्षा एक व्यवसाय है। हमारे यहाँ 3 विषय कभी व्यापार का रहा नहीं। पहला विषय है शिक्षा, कभी व्यापार का रहा नहीं, शिक्षा को व्रत रहा है। मैं इसलिए कहता हूँ कि भले ही ठीक है सरकार हमें नौकरी देता है, वृत्ति देता है, लेकिन आज हम शिक्षकों को हमें इसको व्रत के रूप में स्वीकार करना होगा। शिक्षा व्रत हो सकता है, शिक्षा वृत्ति हो ही नहीं सकती। और इसलिए जो
दूसरा विषय कहा, दूसरा विषय है खाद्य यानी कृषि। हमारे यहाँ कृषक आज भी व्यापार नहीं करता है, उसको तो पैसा दिया जाता है ना, दैट इज द सपोर्ट मनी, हम उसको कहते हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए देते हैं। उसका मूल्य 3100 नहीं है, आज धान 3100 में उड़ीसा में डिसाइड हुआ है, तो 3100 रुपया में नहीं है, वो हम सबका जीवन पालन करता है वो हमारा, तो इसीलिए हम उसको ये पैसा देके खरीद नहीं सकते। समर्थन मूल्य प्रयोग किया गया, समर्थन मूल्य, उसके कार्य को समर्थन करने के लिए, सपोर्ट मनी जैसे कहता हूँ, समर्थन करने के लिए हम उसको खरीद ही नहीं सकते। ये खरीद बिक्री का विषय ही नहीं है। अगर खरीद बिक्री का विषय होता, रात को 4 बजे उठ के वो खेती में नहीं जाता। कितने कृषक उसी 4 बजे जाने के चक्कर में वो सर्पदंश में अपने प्राण देते हैं, ठंडी जुकाम खांसी में अपने प्राण देते हैं। अगर उसकी वैल्यू और कल्पना करें ना, 1000 रुपया तक भी हमें धान नहीं मिलेगी, ये भी वो सेवा करता है। और तीसरा विषय है स्वास्थ्य। हमारे यहाँ स्वास्थ्य भी व्यापार नहीं होता है, वो हो गया है इसीलिए गड़बड़ है। तीसरा विषय कहता हूँ जो यंत्र है, हमारे यहाँ शिक्षा, जो भौतिक संसाधन है, साधन सामग्री है, जो सुविधाएं हैं, शैक्षिक उपकरण और सामग्री, ये कोई वैसे महत्वपूर्ण नहीं है। तंत्र अगर स्पष्ट है, छात्र शिक्षक संबंध जिनके हमने जिक्र किए, ये अगर सही है तो ये सारे विषय पूर्ण हो जाते हैं। आज निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है भारत को विकसित बनाने के लिए। इन सारी बातों का चिंतन करना आवश्यक है, लेकिन इस चिंतन में आधार हमारा विचार होना आवश्यक है। थोड़े से 2 लाइन में और एक बात को रखते हुए करूंगा। एक सिद्धांत है, हम जो जीवन पद्धति जीते हैं इसके पीछे एक मान्यता है, और उस मान्यता के आधार पर हमारा जीवन दृष्टि तय हुआ है, और उस जीवन दृष्टि से हमारा व्यवहार सूत्र तय हुआ है। हमने कण में भगवान को देखा है, हो सकता है आज हम उसको ना माने। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या सर्वम खलुइदं ब्रह्म, इसको मानने वाले हैं, इसीलिए बर्तन पर पैर रखने से आप मानसिक कर देते हैं। ये हमारे व्यवहार में, हम ये जो व्यवहार करते हैं ना, इस व्यवहार के पीछे इसकी मान्यता है। मान्यता है, थोड़ी सी जानकारी के लिए ये मुझे आप सभी थक गए हैं, तो इसीलिए मान्यता, जीवन दृष्टि, और इसी जीवन दृष्टि को चलाने के जीवन दृष्टि से व्यवहार सूत्र तय होते हैं, और यही शुद्ध व्यवहार निरंतर चले, इसलिए हमारे यहाँ व्यवस्थाएं बनी है। और वो व्यवस्थाएं क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, आश्रम व्यवस्था, और दूसरी व्यवस्था है वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कौन ब्राह्मण? थोड़ी देर पहले हम बहन को कह रहा था कि हम सब शूद्र हैं। क्यों? लोभी का ब्राह्मण कौन है? जो ये बॉडी सेल्फ को नहीं मानता है, अपने शरीर के लिए एक मुट्ठी अन्न लिया, भोजन किया, बुरा जीवन समाज को समर्पित कर दिया, वही ब्राह्मण। दूसरा, समाज के लिए प्राण डालने के लिए तैयार है, वो क्षत्रिय है। तीसरा, जो कमाता है और सबको खिलाता है, वह वैश्य है। चौथा, जिसको एक परमानेंट इनकम चाहिए, कुछ हो ना हो, रात जाए दिन जाए, कुछ भी जाए, महीने के अंत में कितने पैसा दे देना मेरा जीवन चले, वो सारे शूद्र हैं। शायद इसकी अपेक्षा करने वाले हम सभी शूद्र हैं। यह व्यवस्था, इसलिए ये जो व्यवस्थाएं बनी है, और ये व्यवस्थाएं चलेगी कैसे? उसके लिए हमारा संगठन कौन सा? समाज संगठन। वो समाज संगठन का पहली इकाई, छोटी इकाई, वो इकाई है परिवार। हमने सबने इस इकाई को नकारना शुरू किया है। हमारा परिवार संगठन बिगड़ने लगा है। यही सामाजिक करार लिव इन रिलेशनशिप के माध्यम से, लिव इन रिलेशन के माध्यम से हमने व्यक्ति की अस्मिता को खत्म कर दिया है। पहले तो हमें यहाँ तक ले आया, हम दो हमारे दो, उसके बाद हम दो हमारे, उसके बाद हम दो हमारे नहीं, उसके बाद तुम तुम्हारे में मेरा। किसी की जिम्मेदारी नहीं। और ये भारतीय चिंतन है। बच्चा पैदा हुआ किसका? स्टेट की जिम्मेदारी, सरकार देखेगा। इसीलिए वो लोग कहते हैं कि हम माता पिता के अयासी के फल हैं, त्याग के फल नहीं मानते। लेकिन हमारे यहाँ माता पिता त्याग करते हैं। माँ भोजन बनाती है, पहले चखती तक नहीं, खिलाते खिलाते बच्चा खा भी लेता है पूरा, फिर भी कहती है मेरे लिए बचाना है। ये मेरा भारत है, और सारे तत्वों का मूल यही है। इसी को बचाना आवश्यक है। अगर हमारा परिवार दृढ़ होकर बच गया, हमारा कुटुंब बच गया, तो फिर भारत विकसित हो सकता है। मुझे लगता है जो G20 का विषय था,
विश्व बंधुत्व की कल्पना हम कर रहे थे। उस विश्व बंधुत्व को तब हम जा पाएंगे जब हम समर्थ होंगे, और हमें समर्थ होने के लिए हमारा परिवार तंत्र ये आधार स्तंभ है, इसको समर्थ बनाने की आवश्यकता है। बस इतने भर के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय।